हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज़ टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। लास्ट पार्ट में हमने डेट सिक्योरिटाइजेशन से पहले जितने सारे टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन विद द मीनिंग ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, लिखा क्या है पहले वो पढ़ते हैं। लिखा है सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस in which illiquid assets are pooled into marketable securities that can be sold to investors। यानी कि करना क्या है, illiquid assets को पूल करना है, उनको कन्वर्ट करना है इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज सो दैट हम इन्हें इन्वेस्टर्स को सेल कर सकें। ठीक है, सेल कर सकें टू दी इन्वेस्टर्स। नहीं समझ आया, डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है विच इज़ बेसिकली अ फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, यानी कि कंपनी का काम क्या है, फाइनेंसेस प्रोवाइड करना टू दी कस्टमर्स। ठीक है, बोरोवर्स। ठीक है, जो कि उससे पैसा बोरो करेंगे। फाइनेंसिंग कंपनी है आपकी। आपकी कंपनी ने कार लोन्स दिए हैं टू सेवरल पीपल। ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों को आपकी कंपनी ने कार लोन इशू कर रखे हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड विच इज़ 5 years। ठीक है, आपने 5 साल के लिए लोन दिए हुए हैं टू दी कस्टमर्स। नाउ कंपनी का काम क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी है, लोन देने का ही काम है, राइट। अब आगे अगर आपको लोन देने हैं तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स होगी। बट जहाँ पे आपने ये कार लोन 5 साल के लिए बहुत सारे लोगों को कार लोन्स दिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लोन्स दिए होंगे। आपके जब आपने वो लोन जब आपने इशू कर दिए, राइट, वो लोन्स जब आपने इशू कर दिए तो अब आपके पास एक लिमिट भी तो होगी ना पैसों की। ऐसा तो नहीं है आपके पास पैसा आ ही जा रहा है कहीं ना कहीं से, ऐसा तो नहीं होता, राइट। अब पॉइंट क्या है, आपने कार लोन देना था, आपका काम वही है, आपने दे दिया। बट आपको पैसा रिसीव कैसे होगा, आप पैसा दोगे तो एक साथ सारा का सारा, बट आपको एक पर्टिकुलर रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पैसा रिसीव होगा फ्रॉम दी बोरोवर्स, राइट। यानी कि होगा क्या, आपने कार लोन दिया 5 years के लिए, आपने बोला हर साल एक पर्टिकुलर आपने रीपेमेंट शेड्यूल दिया होगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपको हर साल इतना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस हिसाब से ये आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है हर साल की। आपको ये पैसा पे करना है एवरी ईयर। ठीक है, आपने पैसा दिया एक साथ। ठीक है, जो लोन देना था वो दिया एक साथ, बट आपको पैसे रिसीव कैसे होंगे, रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसे आपको रिसीव होंगे, करेक्ट। पॉइंट क्या है, आप एक फाइनेंसिंग कंपनी है, आपको अपने ऑपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू करने हैं, आपको आगे भी लोन देना है। ये सिर्फ इतने कार लोन्स दे के आपका काम थोड़ी चल जाएगा, राइट। बट पैसे की तो लिमिट है, इतना सारा पैसा थोड़ी आता रहेगा हमारे पास। हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, राइट। चैप्टर का नाम ही क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंस कहाँ से लेके आए, पैसा कहाँ से लेके आए। तो ये क्या कह रहा है, अगर आप एक फाइनेंसिंग कंपनी है और आपने बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं तो आपको पैसा किस तरीके से, आप एक और एक तरीका है जिससे आप पैसा लेके आ सकते हैं और आगे जो आपको लोन्स देने हैं आप वो लोन दे सकते हैं उस पैसे से, राइट। किस तरीके से, पॉइंट क्या है, ये जो कार लोन है दिस इज बेसिकली अ इलिक्विड असेट। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ इलिक्विड असेट। इलिक्विड क्यों है, क्योंकि पॉइंट ये है कि इलिक्विड का मतलब है कि आगे उसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, आपने लोन दिया हुआ है किसी पर्सन को, राइट। आप ये नहीं बोल सकते, अब फाइनेंसिंग कंपनी जाके किसी और को ये लोन नहीं बेच सकती डायरेक्टली। ठीक है, कि मेरे बदले आप पैसे कलेक्ट कर लेना, अभी मुझे पैसे दे दो। ये डायरेक्टली काम नहीं हो सकता है। दिस इज बेसिकली एन इलिक्विड असेट जिसको कि आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस इलिक्विड असेट को मार्केटेबल सिक्योरिटी बनाना है। ठीक है, ताकि मैं ये जो लोन है इस लोन को बेच सकूं। ठीक है, और इस लोन के बदले मुझे पैसा मिल सके, क्योंकि मेरे लिए तो ये क्या है, असेट है। एक फाइनेंसिंग कंपनी है, उसने अगर लोन दिया है तो वो असेट साइड पे शो हो रहा होगा ना उसका लोन। ठीक है, ये जो सारे लोन्स जिसने दिए हैं, कार लोन्स दिए हैं, ये इसकी असेट साइड पे शो हो रहे होंगे। बट क्या ये असेट वो बेच पाएगी, आंसर इज नो, क्योंकि इलिक्विड असेट है, नहीं बेच सकते डायरेक्टली। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कि आप
जो लोन दे रहे हो आप उसको भी बेच पाओ, उसके बदले आपको कैश जनरेट हो सके, ताकि आप आगे अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकें, आगे और ज़्यादा लोन्स आप दे सकें। इसके लिए उन्होंने निकाला डेट सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, विच सेज कि ये जो इलिक्विड एसेट था हमारा लोन्स का, ठीक है, आप क्या करो, ये सारे लोन्स को पूल करो मतलब इकट्ठा करो। ठीक है, मान लीजिए आपने ये 100 कार लोन्स थे जो आपने 100 डिफरेंट पीपल को डिसबर्स किए होंगे, सैंक्शन किए होंगे, करेक्ट? तो ये जो आपने 100 कार लोन्स दिए थे, इनको आप पूल करो, ठीक है? यानी इकट्ठा करो और इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटो, सो दैट एक मार्केटेबल सिक्योरिटी बना दो उसको, ठीक है? मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जैसे आपके शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफ़रेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इसी तरीके से ये जो हमारे सारे कार लोन्स हैं ना, इसको पूल करो मतलब इकट्ठा करो और फिर उनको अनबंडल करो, ठीक है? यानी बाँट दो। इतना इन डेप्थ मत जाओ, आप सिर्फ़ इतना समझो, उनको पूल करो, इकट्ठा करो और उनको एक छोटे-छोटे सेगमेंट्स में बाँट दो, जिनको कि वो छोटे-छोटे जो पार्ट है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बोलेंगे। जैसे इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से वो सिक्योरिटी में उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है? पूल करने के बाद उन्हें एक ऐसी छोटे-छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, ऐसी सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दो जिसे कि इन्वेस्टर खरीद सके। ठीक है, यानी कि बेसिकली हुआ क्या, ये जो लोन था विच वाज एन इलिक्विड एसेट, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसे कि बेचा जा सकता है और उसके बदले में पैसे रिसीव हो जाएंगे। टू हुम? टू दी फाइनेंसिंग कंपनी जिसने लोन दिया था। ठीक है, डेट सिक्योरिटाइजेशन में दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हुआ क्या, फाइनेंसिंग कंपनी थी, लोन्स उसने ऑलरेडी दिए हुए थे। नाउ फाइनेंसिंग कंपनी को चाहिए था फाइनेंस। फाइनेंसिंग कंपनी ने क्या किया, जो सारे लोन्स थे उसको पूल किया यानी इकट्ठा किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा। ठीक है, जो डिटेल प्रोसेस है वो आगे लिखा है, एसपीवी वगैरह के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिक एक आइडिया हो जाए उसके लिए मैं ऐसे ही समझा रही हूँ इन द लीनियंट वे, तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में हमने बांटा, ताकि ये क्या हो जाएंगे, जो छोटे छोटे पार्ट्स, नाउ दीज आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, इनको क्या किया हमने, सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जिन्हें कि बेचा जा सकता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मीन्स जिन्हें बेचा जा सकता है इन द मार्केट, जिनमें कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाएगा। जैसे कि शेयर्स होते हैं, बेचे जाते हैं ना, इसी तरीके से आपने शेयर की तरीके से इनको भी एक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें कि इन्वेस्टर चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। करेक्ट, हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में उसको कन्वर्ट किया। इन्वेस्टर्स अब इस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे और इवेंचुअली ये जो कैश है ये रिसीव किसको हो जाएगा, टू दी फाइनेंसिंग कंपनी, ताकि वो अपने आगे जो सारे ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू कर सके, आगे और भी ज़्यादा लोन्स वो दे सके। ठीक है, आई होप इतनी बात थी समझ में आप लोगों को आ गई होगी। डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है, जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो फाइनेंसिंग कंपनी नहीं करती, वो एक एसपीवी बनाती है विच इज़ स्पेशल पर्पस व्हीकल। और उसका वो स्पेशल पर्पस है क्या, इलिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में चेंज करना। लिक्विड एसेट मीन्स जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं उसमें कन्वर्ट करना, सो दैट सेल किया जा सके ये इलिक्विड एसेट को भी। ठीक है, तो करना क्या है, होता क्या है, देखो, प्रोसेस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपने पढ़ा था, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल, राइट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करें, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जब हमने कन्वर्ट कर दिया, नाउ दैट जो आपका लोन था, जो भी चीज़ें थी, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा कमर्शियल बिल वगैरह होते हैं, उस तरीके से हमने भी एक मार्केटेबल सिक्योरिटी क्रिएट कर दी आउट ऑफ दीज इलिक्विड असेट्स। ठीक है, देखिए करा क्या इन्होंने, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सुनना। बेसिकली कार लोन्स थे जो कि फाइनेंस कंपनी ने बहुत सारे कार लोन्स दिए हुए थे लोगों को, उनको और पैसा चाहिए था ताकि वो और लोन दे सकें। एक तरीका क्या हो सकता है कि एग्जिस्टिंग लोन्स को ही सेल कर दिया जाए, बट क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई मार्केट है ही नहीं जहाँ पे डायरेक्टली जो लोन्स हैं इनको सेल किया जा सके, तो ये जो लोन है उसको इलिक्विड एसेट कंसिडर किया गया। ताकि, क्योंकि अब हम जब उसको सेल कर ही नहीं सकते, वो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, सेल कर ही नहीं सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमारे लिए वो इलिक्विड है एक तरीके से, करेक्ट। अब क्योंकि सेकेंडरी मार्केट हमारे पास अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम ये लोन को सेल कर सकें,
तो ओनली फिजिबल या प्रैक्टिकल ऑप्शन क्या है हमारे पास? डेट सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें कि जो फाइनेंस कंपनी है वो क्या करेगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को सारे के सारे जो लोन हैं, ठीक है, वो सेल कर देगी। अपने जितने सारे लोन्स हैं एग्जिस्टिंग वो सेल कर देगी एसपीवी को, और एसपीवी क्या करेगी, कंपनी को पे कर देगी। ठीक है, अब एसपीवी के पास पैसा कहाँ से आएगा? एसपीवी सिर्फ एक व्हीकल है जिसको कि बनाया किस लिए गया है, ताकि डेट सिक्योरिटाइजेशन में वो इलिक्विड एसेट को पूल करे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करे और सेल कर दे। ठीक है, सिर्फ इसलिए बनाया है। पैसा कहाँ से आएगा एसपीवी के पास? ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके पैसा देंगे, यानी कि जब एसपीवी उसको कन्वर्ट कर देगी, इलिक्विड एसेट को कन्वर्ट कर देगी इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे इन सिक्योरिटीज़ में, जैसे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में करते हैं। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, वो एसपीवी को पैसा देंगे। एसपीवी इवेंचुअली पैसा किसको दे देगी? फाइनेंसिंग कंपनी को। किसको पैसा दे देगी? फाइनेंसिंग कंपनी को। अब आप सोचोगे कि फिर इन्वेस्टर्स को पैसे कैसे मिलेंगे? ठीक है, या फिर जो बोरोवर्स थे, जिन्होंने कि बोरो किया हुआ था, ठीक है, जो जिन्होंने लोन लिया हुआ था फ्रॉम दी फाइनेंसिंग कंपनी, उनका क्या होगा? बोरोवर्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उनका जो असेट था, जो उनका लोन था, उसको कन्वर्ट करके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आगे इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया गया है। उनका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है। वो जिस तरीके से रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पैसा दे रहे थे, वो उसी हिसाब से पैसा देंगे। बट वो पैसा रिसीव किसको होगा? वो पैसा रिसीव होगा इन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इवेंचुअली अब ये जो लोन्स थी, इन पे होल्ड किसका है? इन इन्वेस्टर्स का। ठीक है, क्योंकि अब वो जो सारा लोन था ना, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या किया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके बेच दिया। फाइनेंसिंग कंपनी को तो पैसा रिसीव हो चुका ना लोन के बदले में। फाइनेंसिंग कंपनी को लोन के बदले में पैसा रिसीव हो चुका है। ठीक है, जो पैसा अब रिसीव होना है फ्रॉम दी बोरोवर्स, ठीक है, वो किसको मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को, विद दी जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, वो सारा मिलेगा किसको? इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये बोरोवर्स जैसे पे कर रहे थे वैसे ही पे करेंगे टू दी फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, जैसे पे कर रहे थे पहले उसी हिसाब से पे करते रहेंगे। उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको इन्वेस्टर्स से कोई कुछ पता नहीं है, उनको इन्वेस्टर्स का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल वो जैसे पैसा दे रहे थे पहले बैंक को, उसी हिसाब से वो फाइनेंसिंग कंपनी को पैसा देते रहेंगे। करेक्ट, और इवेंचुअली वो पैसा किसको मिल जाएगा? इन्वेस्टर्स को, क्योंकि फाइनली जो सारी चीज़ें की गई हैं वो सिर्फ इसीलिए की गई हैं ताकि जो हमारा लोन था उसको कन्वर्ट करा जा सके इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, राइट? तो जो सारे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट भी यही सोच के किया होगा कि उन्हें फ़ायदा मिलेगा। जब इक्विटी शेयर में कोई इन्वेस्ट करता है किसी भी सिक्योरिटी में, इनफैक्ट अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका ओनली पर्पज़ होता है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट, तो जब ये मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल हुई होंगी, फाइनेंसिंग कंपनी को पैसा चाहिए था। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स ने वो पैसा दे दिया होगा। जब उन्होंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीदी तो इन्वेस्टर ने कैश दे दिया, फाइनेंसिंग कंपनी को पैसा रिसीव हो गया। पॉइंट इज़ कि अब जो आगे की चीज़ें हैं वो कौन करेगा? इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए सारा का सारा पैसा। ठीक है, बोरोवर पैसा पे करेगा टू दी बैंक, इवेंचुअली वो रिसीव किसको होगा? टू दी इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट हो चुका है लोन। तो उन सिक्योरिटीज़ के लिए भी अब जो भी पैसा आ रहा है वो किसको मिलना चाहिए? टू दी इन्वेस्टर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक बार पढ़ लो, लिखा क्या है? एसपीवी पूल करता है लोन को, कन्वर्ट कर देता है इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड फाइनली इशू कर देता है टू द इन्वेस्टर्स। मतलब जिनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, करना चाहते हैं जो, वो कर सकते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट। सो प्रोसेस में हुआ क्या? फाइनेंसिंग कंपनी को पैसा चाहिए था, वो भी उसको मिल गया। जो लोन शो हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लोन दिए हुए हैं कंपनी ने बैलेंस शीट में, तो वो भी बैलेंस शीट से हट गए, क्योंकि अब तो लोन एग्जिस्ट करते ही नहीं है, राइट? कंपनी को फंड्स मिल गए, आगे जो भी उनको लोन्स डिसबर्स करने हैं, जो आगे वो लोन देना चाहती है और ज़्यादा ग्रो करना चाहती है, वो लोन दे सकती है। पैसा तो ऑफ कोर्स रिसीव हो ही गया है। और इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ से? जो मान लीजिए इन्वेस्टर है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो कार लोन है, ठीक है, बहुत सारा जो है बहुत सारे तरीके के कार लोन्स होते हैं। डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ असेट है ये भी एक तरीके का, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है क्योंकि बहुत तरीके के कार लोन्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होता है उन पे। तो क्योंकि अब उन्हें मौका मिल रहा है इस तरीके के डाइवर्सिफाइड
जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें इन्वेस्ट करने का, उस वो उनको ज़्यादा बेटर लग सकता है रेदर देन दी अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिनसे कि उनको फिक्स्ड इनकम रिसीव हो रही होती अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया होता तो। ठीक है, ये भी एक तरीके से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ही है ना, क्योंकि बोरोवर को तो रीपेमेंट शेड्यूल हमने दिया हुआ है, राइट? वो पैसा पे करेंगे, वो पे करेंगे तो इन्वेस्टर को रिसीव हो जाएगा, ठीक है? उनके लिए वो फिक्स्ड इनकम ही है, बट अदर जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं, मे बी उनसे ज़्यादा बेटर उन्हें ये लगे, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है थोड़ा-सा। पूरा ही जो प्रोसेस है वो इस तरीके से कंटिन्यू किया जाता है कि ओरिजिनल डेटर को उससे कोई लेना-देना नहीं है, यानी जो ओरिजिनल बोरोवर है, जिसने कि लोन लिया हुआ था फ्रॉम द फाइनेंसिंग कंपनी, उससे कोई लेना-देना नहीं है इस चीज़ का। वो जैसे पैसे पे कर रहा था, वो उसी तरीके से पैसे पे करेगा, ठीक है? और अब फाइनली होगा क्या कि सिक्योरिटाइज़ेशन प्रोसेस में अब ये जो पैसा बोरोवर से रिसीव होगा, ये फाइनेंसिंग कंपनी को नहीं मिलेगा, ये किसको मिलेगा? इन्वेस्टर्स को मिलेगा, ठीक है? अब ये उनका पैसा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट डज डेट सिक्योरिटाइजेशन मीन्स। इन डेप्थ जो सारी हमारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें अभी भी पेंडिंग, तो वो सारी जो डिस्कशन है वो फाइनल्स में है। अभी यहाँ पे आपके लिए सिर्फ डेट सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है उतने तक ही हमारी डिस्कशन सीमित थी, बट स्टिल मैंने जितना समझा सकती थी उतना आपको समझा दिया, ठीक है? होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। चलिए, आगे की हमारी डिस्कशन है अबाउट द लीज़ फाइनेंसिंग, यानी किस तरीके से लीज़ करके हम फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, कंपनी है, ठीक है? कंपनी के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना सारा पैसा खर्च करने की एबिलिटी शायद ना हो, राइट? कि वो एक बहुत बड़ा असेट खरीद ले, या मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, राइट? बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर उसको खरीदने जाएँगे अभी, तो मान लो वो बिल्डिंग आपको मिलेगी 10 करोड़ में, ठीक है? बट आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, इवेंचुअली आपको चाहिए कि भई एक साथ में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, राइट? एक कंपनी एक साथ इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को खरीदने के लिए, राइट? तो वो क्या डिसाइड कर रही है? वो डिसाइड करती है कि ठीक है, ये जो बिल्डिंग है, मैं इसको लीज़ पे ले लेती हूँ। ये लीज़ बेसिकली एक तरीके से रेंटल ही है। रेंट पे ले रहे हैं बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जिसमें कि आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है? तो बेसिकली लीज़ फाइनेंसिंग का फ़ायदा क्या है कि आपको एक साथ सारा पैसा नहीं देना पड़ता। आप इवेंचुअली पैसा पे करते रहते हो। एक तरीके से रेंट पे लेने वाली चीज़ है, बट ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी होती है, ठीक है? पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दिस इज़ बेसिकली अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर, यानी इस बिल्डिंग का जो ओनर होगा, उसके बीच में और एक कंपनी, एक बिज़नेस के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा। वेट। ठीक है, एक बिज़नेस और ये जो बिल्डिंग का ओनर है, उसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जो बिल्डिंग है उसको आप लीज़ पे ले लो, रेंटल्स मुझे पे करते रहना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के गैप में, ठीक है? जो बिल्डिंग का ओनर है, ठीक है? या फिर बिल्डिंग मान लो या प्लांट एंड मशीनरी मान लो, क्योंकि प्लांट्स भी इतने महँगे-महँगे आते हैं कि कंपनी कंसिडर करती है कि आप लीज़ पे लीजिए रेदर दैन परचेज़िंग इट, ठीक है? तो पॉइंट क्या है, मान लीजिए इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो क्या करेगा, लीज पे देगा अपना असेट, ठीक है? अपना असेट वो लीज पे देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेसर बोलते हैं, ठीक है? जो लीज पे देता है असेट को उसको बोलते हैं लेसर। और जो बिजनेस होगा, जो कि इवेंचुअली ये बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को लीज पे ले रहा है, उसको हम बोलते हैं लेसी, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। होता क्या है, बेसिकली रेंट ही पे करना होता है एट पीरियोडिकल इवेंट्स। आपको क्या करना है, इंटरवल्स में आपको जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है? वो लीज ही है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास और है कि आप क्या कर सकते हो, आप लोन लेके ये बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको इवैल्यूएट करना है कि दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आपको बेटर लग रहा है, कौन सा आपके लिए सुटेबल है, कौन सा बेनिफिशियल है, ठीक है? सिंपली ऑप्शन दिया हुआ है कि लीज़ लेके भी आप फाइनेंसिंग कर सकते हो। बेसिकली आपको एक साथ सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको असेट मिल जाएगा, आप उसको यूज़ भी कर पाएँगे, आप उससे अपना जो भी प्रोसेस है, जो ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू कर पाएँगे, और आपको पैसा भी सारा एक साथ नहीं देना, रेंटल आप पे करेंगे एट सम इंटरवल्स, ठीक है? चलिए, टाइप्स ऑफ लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। एक होती है हमारे पास ऑपरेटिंग लीज़। ऑपरेटिंग मीन्स जिसमें कि मान लीजिए कोई एक असेट है, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी है। वो प्लांट एंड मशीनरी की इकोनॉमिक लाइफ है ऑफ 15 ईयर्स, बट जो लेसर है, यानी कि जिसका ये असेट है, वो लीज़ पे दे रहा है
टू दी अदर पर्सन, जिसको कि हम बोलते हैं लेसी। ठीक है, लेसी को लीज पे मिल रहा है ये प्लांट एंड मशीनरी फॉर सम अबाउट 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि एक जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 15 ईयर्स की है। यानी कि वो प्लांट एंड मशीनरी 15 साल तक चलेगी, उसकी यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स की है। बट लीज कितने साल के लिए दे रहे हैं हम, 2 ईयर्स के लिए लीज पे दे रहे हैं। जब आप 2 साल के लिए लीज पे दे रहे हो तो ऑफ कोर्स आप जो पैसा रिकवर कर पाएंगे वो डेफिनेटली इस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट पूरी तो नहीं होगी। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए 10 लाख रुपए की थी, ठीक है, और आपने डिसाइड किया था कि आप रेंटल्स लेंगे 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आप इवेंचुअली, आप देखो 2 साल हैं, तो आप सिर्फ 2,40,000 ही रिकवर कर पाएंगे, जो मतलब लीज़ पे आपने दिया है एसेट अपना, उसके बदले में। ठीक है, लेकिन आपकी कॉस्ट थी कितनी, 10 लाख्स की। तो वो पूरी की पूरी रिकवर आप नहीं कर पाओगे जब आप अपना असेट लीज पे दे रहे हो टू दी लेसी फॉर सम टाइम विच इज़ लेस देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। ठीक है, पॉइंट क्या है इस केस में होगा क्या, क्योंकि आप सिर्फ 2 साल के लिए लीज पे दे रहे हो। ठीक है, तो सारा का सारा जो भी रिस्क है, सब कुछ वो किसका है, लेसर का। ठीक है, मान लीजिए ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, दिस इज सम टेक्निकल प्लांट एंड मशीनरी जिसमें कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 5 साल बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑब्सलीट हो जाए। ठीक है, ये अब काम में नहीं आएगी। ये लॉस किसका है, ये लॉस है लेसर का, जिसका ये असेट है, ये लॉस उसका है, क्योंकि उसने ऑपरेटिंग लीज में दिया है असेट। 2 साल बाद उसको ये असेट वापस कर दिया जाएगा। या मे बी ये ऑप्शन भी दिया जाता है ऑपरेटिंग लीज में कि अगर ऐसा लगे कि आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लीज का ये कैंसिल करना है, आप कैंसिल कर सकते हो। होगा क्या कि अगर मान लीजिए ये लीज थी 6 ईयर्स के लिए, ठीक है, ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग लीज है क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ तो कवर नहीं हो रही, बट 5 साल बाद ये जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी था ये ऑब्सलीट हो गया। तो इवेंचुअली ये जो लेसी है ये करेगा क्या, ये सोचेगा कि यार जब ये ऑब्सलीट हो गया तो मैं किसी और से जो नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला जो प्लांट एंड मशीनरी है मैं वो लीज कर लूँगा। ठीक है, मैं इस वाले जो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि ऑब्सलीट हो चुकी है मैं इसको क्यों रखूँ अब आगे, और क्यों लूँ लीज पे। कैंसिल का ऑप्शन है मेरे पास, मैं एक जो कॉन्ट्रैक्ट है लीज का इसको कैंसिल कर सकता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब ये कैंसिल कर देगा तो ऑफ कोर्स जब ऑब्सलीट हो चुकी है तो और कोई भी क्यों इसको लीज पे लेगा। तो ये सारा लॉस किसका है, ये लॉस है लेसर का। राइट, जो भी सारा इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, कुछ भी खर्चा है, वो सारा का सारा किसका है, लेसर का है। वही है लीगल ऑनर, और ऑनरशिप का पूरा राइट भी इसके पास है। सिर्फ एक यूटिलाइजेशन का राइट है जो कि लेसी को मिलता है ड्यूरिंग दी लीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ लेना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज क्या होता है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी की 15 ईयर्स की इकोनॉमिक लाइफ है तो 15 ईयर्स के लिए ही दिया जाएगा इस असेट को लीज पे। ठीक है, होता क्या है देखो, अगर ये ऑब्सलीट नहीं हुआ, अगर ये ऑब्सलीट नहीं हुआ तो 2,40,000 तो आपने 2 ईयर्स में रिकवर कर लिए होंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपको फिर ये 2 साल के बाद, क्योंकि लीज खत्म हो गई, असेट आपको वापस मिल जाएगा, लेसर को असेट वापस मिल जाएगा, तो आप आगे और किसी को लीज पे दे देना। तो आप क्या कर सकते हो, आगे भी आप बार बार इस असेट को लीज पे देते रहेंगे ताकि आपकी कॉस्ट रिकवर हो सके। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर लेसर है वो लीज पे दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा। राइट, बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा होगा ना, तो वो आगे भी दोबारा दोबारा उसको लीज पे देता रहेगा। बट फाइनेंशियल लीज में क्या है कि अगर 15 ईयर्स की इकोनॉमिक लाइफ है तो लेसर लेसी को 15 ईयर्स के लिए ही असेट दे देगा फॉर द लीज। ठीक है, आप इसको रखो, यूज़ करो। ठीक है, इस केस में सिर्फ लीगल ऑनर है लेसर, क्योंकि असेट उसका है। बाकी सारे के सारे रिस्क किसके हैं, लेसी के। जब फाइनेंशियल लीज होती है उस केस में आपको कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप जो लीज है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर 5 साल के बाद ये मशीनरी ऑब्सलीट हो भी जाती है तो लॉस किसका है, लेसी का है। उसको तब भी वो रेंटल्स पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, अब इस केस में जो सारा मेंटेनेंस का खर्चा है, रिपेयर्स का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, वो सब कौन बियर करेगा, लेसी बियर करेगा। ठीक है,
एक ऑप्शन आपको और दे दिया जाता है। देखो, अगर हमारी जो लीज़ थी वो ऑपरेटिंग लीज़ थी, ठीक है? अब असेट की इकोनॉमिक लाइफ़ ख़त्म हो गई, तो जो भी अब उसको बेचना है, ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, कुछ भी करना है, वो सब कौन करेगा? ऑफ़ कोर्स लेसर करेगा। तो रेज़िडुअल वैल्यू जो है वो भी किसको रिसीव हो जाएगी? लेसर को हो जाएगी। फाइनेंशियल लीज़ में क्या होता है, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी जब ये लीज़ का टाइम पीरियड है ये ख़त्म हो भी जाता है, तो अगर आपको ये एसेट खरीदना है, तो आप मान लीजिए कोई आपने रेज़िडुअल वैल्यू फ़िक्स कर रखी है 50,000 की, लेट्स से को आप बोलते हो कि 50,000 मुझे पे कर देना, एसेट आप ही रख लेना, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो, राइट? बट अगर वो नहीं भी लेता है तो भी लेसर का कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा होता, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि उसने क्या किया, जितनी इकोनॉमिक लाइफ़ थी, उतनी लाइफ़ के लिए जो लेसर है उसने लेसी को लीज़ पे दिया हुआ है एसेट, ठीक है? जब उसने लीज़ पे दिया ही हुआ है, तो उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट उसने ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कवर कर ली होगी, ठीक है? वो पूरी रिकवर उसको हो गई होगी। तो एज़ सच उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खरीदे या ना खरीदे। अगर वो नहीं भी खरीदेगा तो फिर वो सेट उसको वापस मिल जाएगा, रेज़िडुअल वैल्यू वो किसी और को बेच के निकाल लेगा, ठीक है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी डिफ़रेंस है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंसिंग लीज़ में क्या होता है, सारा का सारा जो रिस्क है, रिवॉर्ड है, वो सब कुछ किसका है? लेसी का है। सिर्फ़ एक लीगल ओनर बन के रहता है लेसर, क्योंकि सिर्फ़ एसेट उसके नाम पे है, बाकी जो कर रहा है सब लेसी कर रहा है, ठीक है? क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ़ जो भी होगी एसेट की, यूज़फुल लाइफ़ जो है, वो पूरी की पूरी एसेट की जो लाइफ़ टाइम में जो एसेट है वो किसके पास है? लेसी के पास है। ऑपरेटिंग लीज़ में सिर्फ़ आपको यूज़ करने का राइट मिल जाता है फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड, बट लेसर का ही है, सारा रिस्क, रिवॉर्ड सब कुछ उसी का है। नाउ लेसी बियर करता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। मैंने बताया कि ऑब्सोलेसेंस में हुआ क्या, मैंने आपको अभी बताया कि अगर 15 साल के लिए जब आपने दे ही दिया है लीज़ पे, अब वो बीच में कभी ऑब्सोलीट हो भी जाता है, हमें क्या? 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, देते रहो पैसे, ठीक है? अपना नया सेट खरीद लो कहीं और से। पर मुझे तो पैसा चाहिए क्योंकि मैंने आपको 15 साल के लिए लीज़ पे दिया हुआ है, ऑब्सोलीट हो गया, हो गया। वेयर एज़ ऑपरेटिंग लीज़ में क्या हो रहा था कि अगर ऑब्सोलीट हो गया तो कैंसलेशन का ऑप्शन है, लेसी कैंसल कर देगा, एसेट आपको वापस कर देगा, अब आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है? सारा लॉस किसका है? आपका है। नाउ लेसर इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको रेंटल्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने क्या करा, फाइनेंशियल लीज में सेट तो दे दिया, उसका सेट से कोई मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ रेंटल चाहिए, उसको अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है, थोड़ा जो भी बेनिफिट है वो कमाना है, दैट्स इट। यानी कि प्रिंसिपल और उस इंटरेस्ट के साथ ऑफ कोर्स उसको वापस चाहिए। देयरफॉर नॉन कैंसिलेबल वो उसको रखता है। नॉन कैंसिलेबल क्यों रखा है उसने? ताकि ऐसा ना हो कि अगर एसेट ऑब्सोलीट हो गया या एसेट में कुछ मतलब मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा वो उसको नहीं करना। उसको सिर्फ मतलब है कि मैंने एसेट खरीदा था, लीज़ पे तुझे दे दिया, जितनी लाइफ टाइम के लिए थी तेरे पास ही है एसेट, तू देख, ठीक है? वेयर एज़ जो ऑपरेटिंग लीज़ है उसमें जो एसेट है वो उसको जो लेसर है वो बार-बार उसको लीज़ पे दे सकता है अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए, तो ऐसा जो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह वो बियर कर लेता है क्योंकि उसको पता है भई उसको बार-बार ये एसेट को लीज़ पे देना है, ठीक है? नाउ फाइनेंसिंग लीज़ में क्या है, लेसर सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन में एंटर कर क्यों रहा है, ताकि वो फाइनेंसर बन सके, सिर्फ़ एक फाइनेंसर का ही काम कर रहा है ना। उसने क्या किया, एसेट खरीदा, ठीक है? एसेट खरीदा, मान लीजिए 10 लैक्स का था, एसेट खरीदा, आपको दे दिया, ठीक है? सारी की सारी यूज़फुल है, आप रखो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने सिर्फ़ एज़ अ फाइनेंसर काम किया, चाहे तो आप उससे पैसे ले लेते, ठीक है ना? एसेट खुद खरीद लेते और उसको पैसा पे करते रहते, बात तो बराबर ही है, राइट? तो एज़ अ फाइनेंसर उसने काम किया इन दी फाइनेंसिंग लीज़, वेयर एज़ लेसर यहाँ पे कॉस्ट सारी की सारी बियर करता है इन दी ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग लीज़ में उसको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ एक फाइनेंसर है, उसने एसेट खरीदा है और आपको दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। ऑपरेटिंग लीज़ में क्योंकि उसका काम है बार-बार उसको लीज़ पे देना, वो कॉस्ट बियर कर लेता है। नाउ लास्टली द लीज़ इज़ यूजुअली फुल पे आउट, यानी कि बेसिकली होगा क्या कि सिर्फ़ एक ही बार उसको लीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ़ के लिए वो एक ही लेसी को दे दिया उसने लीज़ पे, उसको पूरी की पूरी पेमेंट रिसीव हो जाएगी उसी बंदे से, ठीक है? पूरा का पूरा जो भी कॉस्ट था वो रिकवर वो कर पा रहा होगा। वेयर एज़ ऑपरेटिंग लीज़ में क्या हो रहा होगा, ये नॉन पे आउट होती है। नॉन पे आउट मीन्स उसको बार-बार सेम एसेट को लीज़ करना पड़ेगा सो दैट पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो रिकवर हो सके, बेनिफिट उसको हो सके, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देयर आर अदर टाइप्स ऑफ लीज़ेज़, जिसमें कि फर्स्ट है सेल्स एंड लीज़ बैक। सेल्स एंड लीज़ बैक में क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एसेट खरीदा, ठीक है? उसने एसेट खरीदा और सामने वाले को बेच दिया, ठीक है? और उसको क्या बोला कि तू ये एसेट का मालिक अब कौन हो गया?
जिस बंदे ने ये खरीदा था असेट, ठीक है, उसको बोलेगा कि वापस से मुझे ये असेट दे दे ऑन लीज। ठीक है, यानी ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने असेट परचेज किया और असेट सेल कर दिया टू मिस्टर बी। और क्या बोला मिस्टर बी को, असेट का ऑनर कौन बन गया अब, मिस्टर बी। मिस्टर बी इज द ऑनर ऑफ द असेट, और मिस्टर बी को मिस्टर ए ने क्या बोला कि ये असेट अब वापस मुझे ही दे दे लीज पे। ठीक है, इस केस में लेसर कौन हुआ, मिस्टर बी। लेसी कौन हुआ, मिस्टर ए। राइट, मिस्टर ए ने खुद ही असेट खरीदा, मिस्टर बी को बेच दिया और बोला ये असेट मुझे ही वापस लीज पे दे दो। ठीक है, वापस लीज पे क्यों चाहिए, क्योंकि उसको असेट तो यूज करना ही है, राइट, अपने बिजनेस में। उसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने सेल करके असेट के बदले में पैसे ले लिए। ठीक है, नाउ वो क्या करता रहेगा लीज पे, क्योंकि असेट उसने ले लिया है, वो थोड़े थोड़े करके पैसे वापस देता रहेगा टू मिस्टर बी। राइट, इस केस में लेसर कौन हुआ, मिस्टर बी। लेसी कौन हुआ, मिस्टर ए। दिस इज योर सेल्स एंड लीज बैक का ट्रांजेक्शन, जिसमें कि इवेंचुअली हो क्या रहा है, असेट कहीं नहीं जा रहा। मिस्टर ए ने असेट खरीदा था तो मिस्टर ए की फैक्ट्री में ही है असेट अभी भी। उन्होंने सिर्फ एक ऑन रिकॉर्ड क्या किया, ट्रांसफर कर दिया असेट का, कि असेट अब मिस्टर बी का हो गया है। असेट रखा कहाँ है अभी भी, मिस्टर ए की फैक्ट्री में, क्योंकि उन्होंने क्या कहा मिस्टर बी को कि मुझे ही लीज कर दो इसको। ठीक है, मुझे ही दे दो लीज पे। दिस इज सेल्स एंड लीज बैक। हो क्या रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। अंडर दिस टाइप ऑफ लीज द ऑनर ऑफ द एसेट सेल्स द एसेट टू द पार्टी, यानी कि मिस्टर ए सेल कर देंगे टू द मिस्टर बी। ठीक है, हु इन टर्न लीज बैक द सेम असेट्स टू द ऑनर इन कंसिडरेशन ऑफ अ लीज रेंटल, यानी कि बेसिकली मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर ए को वही असेट लीज पे दे देंगे रेंटल्स के बदले में। ठीक है, अंडर दिस अरेंजमेंट द असेट फिजिकली एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट सिर्फ रिकॉर्ड के लिए क्या रख रहे हैं, मिस्टर ए के नाम पे था पहले असेट, अब मिस्टर बी के नाम पे हो गया है। लीगल ऑनर कौन हो गया, मिस्टर बी। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज लेसी कैन सेटिस्फाई हिमसेल्फ कंप्लीटली रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एन असेट, क्योंकि असेट उसी ने खरीदा है। ठीक है, असेट उसी ने जाके खरीदा है, तो कोई अच्छी जगह से खरीदा होगा, उसको क्वालिटी में बिल्कुल वो सेटिस्फाइड रहेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम एज सच क्वालिटी से तो नहीं होगी, क्योंकि वो उसने ही खरीदा है जाके असेट। आफ्टर पोजीशन ऑफ द एसेट कन्वर्ट द सेल इनटू लीज एग्रीमेंट, उसने बेसिकली किया क्या, खरीदा जाके खुद से और बाद में उसको लीज एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर लिया। अंडर दिस ट्रांजेक्शन द सेलर रिज्यूम्स द रोल ऑफ द लेसी। ऑफकोर्स मैंने बता दिया मिस्टर ए यहाँ पे लेसी बन जाएंगे एंड मिस्टर बी जो हैं वो कौन बन जाएंगे हमारे लिए, लेसर। ठीक है, सो सेलर गेट्स द एग्रीड सेलिंग प्राइस और बायर को क्या मिल जाएगा, जो भी उसको लीज रेंटल्स हैं वो पे हम टाइमली करते रहेंगे। आई होप आप लोगों को ट्रांजेक्शन ईजी थी, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लेवरेज रिलीज, जिसमें होता क्या है, जो लेसर है ना वो क्या कर लेता है, बेसिकली परचेज कॉस्ट का कुछ पार्ट बोरो कर लेता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो बोरो कर लेता है। सिक्योरिटी में किसको रखता है, असेट को। ठीक है, यानी कि एक थर्ड पार्टी और इसमें ऐड हो जाएगी इस ट्रांजेक्शन में, लेसर और लेसी के अलावा, जिससे कि लेसर लोन लेगा। ठीक है, ऑफ सम अमाउंट। ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए कॉस्ट का 80% दिया एग्जाम्पल में, तो कॉस्ट का 80% वो बोरो कर लेगा फ्रॉम दिस थर्ड पार्टी, कौन, लेसर, असेट के बदले में। असेट रहेगा किसके पास, लेसी के पास। और होगा क्या, देखो बेसिकली मान लीजिए मिस्टर ए थे एंड मिस्टर बी थे। ठीक है, देन देयर इज मिस्टर सी। मिस्टर ए मिस्टर बी को लीज पे देंगे असेट। ठीक है, वो असेट कितने का था, 10 lakhs का था। मिस्टर सी जो है वो थर्ड पार्टी हैं इन दिस ट्रांजेक्शन, जिससे कि मिस्टर ए क्या करेंगे, 8 लाख रुपीज़ का लोन ले लेंगे। क्या करेंगे, 8 लाख रुपीज़ का लोन ले लेंगे, यानी सम अबाउट 80% का लोन ले लिया। किसी भी अमाउंट का लोन ले सकते हैं, ऑफकोर्स 90, 85। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बोला 8 लाख रुपीज़ का लोन ले लिया है मिस्टर सी से, किसने, मिस्टर ए ने। सिक्योरिटी में क्या रखा होगा, ये असेट। ठीक है, कि अगर आपके ये 8 लाख रुपीज़ वापस आपको नहीं मिलते हैं तो आप ये असेट को बेच सकते हो। असेट है किसके पास, मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी के पास असेट है, होगा क्या, मिस्टर ए ने लोन ले लिया मिस्टर सी से, मिस्टर ए को पैसे मिल गए। अब मिस्टर बी को असेट चाहिए था लीज पे, उनके पास असेट है। मिस्टर सी के पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आया, राइट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा दिया है, उन्होंने सिर्फ 8 लाख रुपीज़ दिए हैं टू मिस्टर ए। और हो क्या रखा है, जो असेट भी सिक्योरिटी में दिया है, जिसको कि वो अगर
इनफैक्ट अगर पेमेंट नहीं हुई तो बेच सकते हैं। वो असेट भी किसके पास है? मिस्टर बी के पास है। ठीक है, क्योंकि वो असेट भी अभी मिस्टर बी के पास है और ये पैसा दे चुके हैं टू मिस्टर ए। अब होगा क्या, मिस्टर बी जो भी लीज रेंटल्स पे करेंगे, ठीक है, वो मिलेंगे किसको? मिस्टर सी को। किसको मिलेंगे? मिस्टर सी को। मान लीजिए मिस्टर सी ने जब लोन दिया था मिस्टर ए को, तो इनका जो रीपेमेंट शेड्यूल था, मान लीजिए वो डिसाइड हुआ था कि हर महीने आपको मुझे 40,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मिस्टर बी हैं जिन्होंने कि असेट लीज पे लिया हुआ है फ्रॉम मिस्टर ए, इनका जो लीज रेंटल बनता है वो बनता है ऑफ ₹50,000 पर मंथ। ठीक है, होगा क्या, क्योंकि मिस्टर सी ने मिस्टर ए को लोन दिया है ऑफ 8 लाख और उनकी पेमेंट बनती है हर महीने की 40,000 की। मिस्टर बी के पास असेट है, मिस्टर बी को भी देने हैं मिस्टर ए को 50,000, यानी कि होना क्या है, मिस्टर ए को देने हैं मिस्टर सी को पैसे। ठीक है, मिस्टर ए किसको पैसे देंगे? मिस्टर सी को 40,000 एंड मिस्टर बी किसको पैसे देंगे? मिस्टर ए को 50,000। तो इवेंचुअली करना क्या है उन्होंने, मिस्टर बी को बोला जाएगा, क्योंकि देखो मिस्टर ए को ऑलरेडी 8 लाख रुपीज़ मिल चुके हैं, तो मिस्टर बी को बोला जाएगा कि जो भी ये लीज रेंटल है ना अपना 50,000 का, ये आप दीजिए मिस्टर सी को। ठीक है, आप किसको पे कीजिए? मिस्टर सी को पे करिए, क्योंकि मिस्टर सी को पैसे मिलने चाहिए, ऑफकोर्स उन्होंने लोन दिया है तो उनको ये जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स है वो रिसीव होनी चाहिए। होनी कितनी चाहिए थी? 40,000। लीज रेंटल कितने का है? 50,000। तो जो भी सरप्लस है वो इवेंचुअली किसको मिल जाएगा? मिस्टर ए को, जो कि हमारे लेसर थे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। हो क्या रहा है, मिस्टर ए हैं, मिस्टर सी हैं एंड मिस्टर बी हैं। मिस्टर सी ने लोन दिया मिस्टर ए को पैसे रिसीव हो गए। इनका अब कोई इस चीज़ में लेना देना नहीं होना चाहिए कायदे से। बट हो क्या रहा है, क्योंकि मिस्टर बी जो लीज रेंटल्स पे कर रहे हैं वो है ज़्यादा, ठीक है, 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि वो पे कर रहे हैं मिस्टर सी को। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये इवेंचुअली रिसीव हो रहा है मिस्टर ए को। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली में तो असेट लीज उन्होंने किया हुआ है और उन्होंने पूरे असेट के कॉस्ट जितना तो लोन नहीं लिया। ठीक है, थोड़ा सा लोन लिया हुआ है, उसका 80% ही लोन लिया है ना उन्होंने। वो रिकवर मिस्टर बी से कितना कर रहे होंगे? ऑफकोर्स 10 लाख जितना रिकवर कर रहे होंगे। बट मिस्टर सी से कितना लिया? 80% ही लिया, यानी 8 लाख रुपीज़ ही लिए हुए हैं। तो इसकी पेमेंट समहाउ कम बन रही है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो कम बन रही हैं फ्रॉम दीज लीज रेंटल्स। जो लीज रेंटल्स पे कौन कर रहा है? मिस्टर बी पे कर रहा है टू मिस्टर सी। ठीक है, तो करना क्या है, हमने जो एक्सेस पेमेंट है वो मिस्टर ए को दे देंगे, क्योंकि उन्हीं का पैसा बनता है, असेट उन्होंने ही लीज पे दिया हुआ है। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ लेते हैं सो दैट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हुआ क्या, देखो, under this lease, a third party is involved beside lessor and the lessee. The lessor borrows a part of the purchase cost, the asset from the third party, that is lender, and the asset so purchased is held as security against the loan. The lender is paid off from the lease rentals directly by the lessee. जो भी सारा पैसा है मिस्टर बी किसको पे कर रहे थे? मिस्टर सी को। बट जो भी सरप्लस है वो किसको पे कर दिया जाएगा? टू दी लेसर। ठीक है, बाकी जो ये डेप्रिसिएशन वगैरह का अलाउंस है वो ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑनर कौन है? लेसर है ऑनर, उन्हीं को मिलना चाहिए, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन माइनस करने का मौका, ऑफ कोर्स इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाउ देयर इज सेल्स एड लीज। सेल्स एड लीज क्या होती है कि जो हमारा लेसर होता है ना, वो क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसको बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा आपकी सेल्स बढ़ाने में। ठीक है, आप क्या करो, मुझे अपना सेट दो, मैं उसको आगे लीज़ पे दूँगा। आप मुझे अपना सेट दो, मैं उसको आगे लीज़ पे दूँगा। ये एक तरीके से मैं आपकी मार्केटिंग कर दूँगा। ठीक है, मैं एक मान लीजिए कोई एक एबीसी फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, एबीसी फाइनेंस कंपनी है, वो जा रही है मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर एक्स कौन है? एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, जो कि मान लीजिए कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एबीसी फाइनेंस जाता है मिस्टर एक्स के पास। एबीसी फाइनेंस का काम क्या है? लीज़ पे देना। ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लीज़ पे देना। अब एबीसी फाइनेंस के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
वो जा किसके पास रहा है? मिस्टर एक्स के पास जाता है और उसको क्या बोलता है कि क्योंकि आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो, मेरा काम है लीज़ करना जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको लीज़ करने का मेरा काम है। तो मैं क्या करूँगा, आपकी ये जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, आप मुझे दे दो, मैं आगे लीज़ पे दे दूँगा। ठीक है? तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है? मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, मैं यूजुअली जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको लीज़ पे देता रहता हूँ। तो आप मुझे अपना सेट दे दो, मैं आगे उसको लीज़ पे दूँगा। ये एक तरीके से आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। और भी जो हॉस्पिटल्स हैं या और भी जो आपके कस्टमर्स हैं वो जनरेट होंगे और इवेंचुअली आपकी जो सेल्स है ऑफ दीज़ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये कर क्या रहा है, इनके पास एसेट नहीं है। एबीसी फाइनेंस लीज़ पे देता है, बट अभी इसके पास ये एसेट नहीं है। तो ये करेगा क्या? मिस्टर एक्स जो कि मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनसे इंस्ट्रूमेंट्स ले लेगा, आगे लीज़ पे दे देगा। बेसिकली इनकी मार्केटिंग कर देगा ताकि इनकी सेल्स बढ़ जाए। ठीक है? अब इसके बदले में एबीसी फाइनेंस को मिलेगा क्या? ये एबीसी फाइनेंस को कमीशन देगी मिस्टर एक्स की कंपनी। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स बेसिकली क्या करा रहे हैं, इनसे मार्केटिंग करा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, राइट? तो सेल्स बढ़ेगी तो कमीशन मिलनी चाहिए। और कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो लेसी हैं, जिनको कि लीज़ पे आप लाके दे रहे हो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी आपको कुछ पेमेंट करें। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेल्स एड लीज़ क्या होता है? इस लीज़ के अंदर जो लेसर है वो टाई अप कर लेता है विद द मैन्युफैक्चरर, ताकि वो जो मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट कर देगा। खुद क्या करेगा, उन प्रोडक्ट को लीज़ करेगा और बेसिकली लीज़ के थ्रू वो उनको मार्केट कर रहा है। ठीक है ना? जिसे हॉस्पिटल्स में पहुँचा रहा है या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसने लीज़ पे दिया हॉस्पिटल में, राइट? तो अब उनको वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो वो खरीदेंगे। ठीक है? मेबी वो और जो लोग हैं वो उस पे उनको वो प्रोडक्ट अच्छे लगे, वो भी परचेज़ कर लें। ठीक है ना? तो होगा क्या, कमीशन मिलेगी एक तो, और दोनों ही सोर्सेस से उसको पैसा मिलेगा। जो लेसी है उसने लीज़ पे लिया हुआ है वो भी पैसा देगा ऑफ कोर्स, और क्योंकि मैन्युफैक्चरर का आपने प्रोडक्ट क्या किया है, मार्केट किया है, तो उनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई होगी, वो भी आपको कमीशन पे करेंगे। ठीक है? आई होप आप लोगों को सेल्स एंड लीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देयर इज़ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज़। क्लोज एंडेड क्या होती है? क्लोज एंडेड लीज़ में जो असेट है वो लेसर को ही ट्रांसफ़र हो जाता है एट द एंड ऑफ द लीज़। ठीक है? यानी कि होगा क्या, मान लीजिए 15 इयर्स की लाइफ है। ठीक है? आपने 15 इयर्स के लिए ही लेसर ने लेसी को दे दिया असेट लीज़ पे। अब जब आपके 15 इयर्स ख़त्म हो गए, तो जो असेट बच गया, ठीक है? जो भी असेट है आपका, वो असेट लेसी का नहीं होगा, वो आपको वापस करना पड़ेगा टू दी लेसर। दिस इज़ व्हाट क्लोज़ एंडेड लीज़। बट ओपन एंडेड लीज़ में क्या होता है कि 15 इयर्स जब आपके ख़त्म हो गए, तो आपका ये जो असेट है, यू हैव द ऑप्शन, यू मीन्स लेसी हैव द ऑप्शन, कि अगर वो चाहता है, तो वो ये असेट रख सकता है, उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर कुछ रेज़िडुअल वैल्यू होगी उस असेट की, वो पे कर दीजिए, असेट आपके नाम पे हो जाएगा। यानी कि होगा क्या ओपन एंडेड लीज़ में, द लेसी हैज़ द ऑप्शन ऑफ परचेज़िंग द असेट इन द एंड ऑफ द लीज़ पीरियड। ठीक है? आई होप आप लोगों को मतलब बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है? एक बार पढ़ भी लेना सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएँ सारी चीज़ें। ठीक है? वैसे तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश करना कि हाँ, इस केस में ये एग्ज़ाम्पल था। उससे होगा क्या, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँगी, समझ में आ जाएँगी। ठीक है? चलिए, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस, यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए, शॉर्ट टर्म अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? उधार पे सामान लेना। ठीक है? ट्रेड क्रेडिट, फाइनेंस आपने लेना है, ठीक है? पैसे लेने हैं और आपको पैसे चाहिए क्यों होंगे? ऑफ कोर्स गुड्स खरीदने के लिए। तो आप गुड्स ही ले लो ना उनसे, बोलो पैसे थोड़े टाइम बाद दे दूँगा, 90 डेज़ बाद, 150 डेज़ बाद, 180 डेज़ बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा, ठीक है? अभी मुझे गुड्स दे दो। दिस इज़ व्हाट ट्रेड क्रेडिट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हो और उसको बोल रहे हो कि मुझे एक पर्टिकुलर क्रेडिट पीरियड चाहिए और उसके बाद मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूँगा, ठीक है? देखिए, इट रिप्रेजेंट्स क्रेडिट ग्रांटेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एज एन इंसिडेंट ऑफ सेल। द यूजुअल ड्यूरेशन इज़ 15 टू 90 डेज़, यानी एक
सम अबाउट 3 मंथ्स का आपको ट्रेड क्रेडिट पीरियड मिल सकता है, ऐसा लिखा गया है। यानी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अभी मुझे गुड्स दे दो, 3 महीने में के अंदर-अंदर मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूँगा। दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन बिज़नेस, ये चलता है, आपको भी पता है, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा, उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। इट जनरेट्स ऑटोमैटिकली इन द कोर्स ऑफ बिज़नेस एंड इज़ common on to all business operations. Now, trade credit is preferred as a source of finance because it is without any explicit cost, यानी इसका एज सच कोई कॉस्ट नहीं आएगी, कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर आप अभी पैसे दे देते तो वो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देता, ठीक है, कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट थोड़ा बहुत दे देता। क्योंकि आपने क्रेडिट लिया है तो आपको पूरे पैसे उसको पे करने पड़ेंगे, विदाउट एनी डिस्काउंट आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, बट एज सच कोई एक्सप्लिसिट अलग से कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है, वो क्रेडिट लेने के लिए। जैसे लोन लेने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ सकती है, बट ट्रेड क्रेडिट में ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्रेडिट लो, आपको कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज सच नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है। नाउ ये ट्रेड क्रेडिट था गुड्स की परचेज के लिए। नाउ वी हैव अक्रूड एक्सपेंसेस एंड डिफर्ड इनकम, जिसमें कि एक्सपेंसेस के बारे में बात हो रही है। होता क्या है, आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, लास्ट में आपको बिल पे करना पड़ता है। दिस इज़ योर एक्रूड एक्सपेंस, यानी आप सर्विसेज अभी ले रहे हो, गुड्स अभी यूज़ कर रहे हो, जैसे आप ट्रेड क्रेडिट में कर रहे थे, आप सर्विसेज अभी यूज़ कर रहे हो, जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो आपको अभी एक्चुअली में पे करने चाहिए, बट आप क्या करो, डिफ़र कर रहे हो थोड़ा उनको, थोड़ा बाद में पे करोगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है, टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट हैं, डिविडेंड हैं, वेजेस हैं, तो आप क्या करते हो, पहले आप सर्विसेज लेते हो, ठीक है, जो वेजेस हैं, जो लेबरर्स हैं, वो आपको पहले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप पूरा महीना जब ख़त्म हो जाता है, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनको तब पैसा देते हो। दिस इज़ योर अक्रूड एक्सपेंस, मे बी आप थोड़ा और टाइम पीरियड उनसे बोरो करो और उसके बाद उन्हें पैसे पे करो, ठीक है। दिस इज़ योर अक्रूड एक्सपेंस, जिसके लिए कि आपको जो भी सारी सर्विसेज हैं सब अभी रिसीव हो रही हैं, बट आप एक्सपेंस बाद में पे कर रहे हो। दिस इज़ बेसिकली ट्रेड क्रेडिट ओनली, बट वो आप गुड्स के लिए कर रहे थे, जो आप सप्लायर से गुड्स ले रहे थे वो आप आगे सेल करोगे, उसके लिए हो रहा था, रॉ मटेरियल के लिए हो रहा था ट्रेड क्रेडिट। यहाँ पे एक्सपेंस वर्ड यूज़ किया गया है फॉर योर वेजेस, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी सारी चीज़ें हैं उनके लिए, ठीक है। एक होता है अनअर्न्ड इनकम, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से ही कोई इनकम रिसीव हो गई, ठीक है, जिसके बदले में आपको सर्विसेज या जो गुड्स हैं वो बाद में देने हैं, ठीक है। प्रीपेड इनकम इज़ डेफर्ड अनअर्न्ड इनकम, यानी कि अभी आपने उस इनकम को कमाने के लिए कुछ किया नहीं है, बट वो इनकम आपको रिसीव हो गई। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस ही रिसीव हो रहा है ना इस केस में भी। देखिए, नेक्स्ट इज़ एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, दिस इज़ नथिंग बट डेफर्ड इनकम ओनली, कि आप क्या कह रहे हो कस्टमर को, आप पैसा अभी दे दो, आपको गुड्स मैं 15 दिन बाद भेज देता हूँ, 20 दिन बाद भेज देता हूँ, या फिर क्या कर रहे हो आप कि आप अभी उससे एडवांस ले रहे हो, आप बोल रहे हो सर्विसेज आपको बाद में दे दी जाएंगी, ठीक है। तो आप एडवांस ले रहे हो, फाइनेंस आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बेसिकली एक मनी मार्केट सिक्योरिटी है, जिसमें कि डिनोमिनेशंस होती हैं 5 लाख की या उसके मल्टीपल्स में आप इशू कर सकते हो। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इसे, कमर्शियल पेपर को, इन 1989, याद रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, एक हाईली जो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी होती है, ठीक है, यानी कि जिसके क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट रेटिंग मतलब कि वो पैसे वापस कर सकती है, उतनी उसकी एबिलिटी है, उसको क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है कि अगर ये आपसे पैसे लेगी भी, तो आपको पैसे आपके वापस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, उस कंपनी के ऊपर। तो ऐसी जो कंपनीज़ हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा है, वो मार्केट में कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है और उसको पैसे उसके बदले में मिल जाएँगे, ठीक है। इसके अलावा देयर इज़ ट्रेज़री बिल्स, ये तो ऑफ़ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ट्रेज़री बिल्स में क्या होता है, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए, तो वो ट्रेज़री बिल इशू कर देती है जनरल पब्लिक में और उनको उसका पैसा मिल जाता है। कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, 14 डेज़ टू 364 डेज़ के लिए ट्रेज़री बिल इशू कर सकती है गवर्नमेंट और उसके बदले में पैसा वो ले सकती है, ठीक है। कमर्शियल पेपर इज़ फॉर द कंपनीज़ विद द हाई क्रेडिट रेटिंग्स, बट द ट्रेज़री बिल इज़ फॉर जो द गवर्नमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज सम लाइक एफडी, ठीक है। एफडी की तरह ही है, जैसे टाइम डिपॉजिट होते हैं ना हमारे, कि हमने 3 महीने के लिए पैसे जमा कर दिए, 5 साल के लिए कर दिए, 1 साल के लिए कर दिए,
उस तरीके का ये वर्क करता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि लेस देन 7 डेज़ के लिए आप नहीं रख सकते, ठीक है? 7 डेज़ से ज़्यादा का ही टाइम पीरियड होना चाहिए ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आप करते क्या हो, आप पैसा ले रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप दे रहे हो, ठीक है? इसमें फ़ायदा क्या होगा बैंक का, ठीक है? बैंक इश्यू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कि हाँ, आपने पैसा ये जमा कराया। बैंक को तो फाइनेंस मिल गया। एक फ़ायदा क्या है, टाइम डिपॉज़िट के अंदर ये ऑप्शन होता है कि अगर पर्सन चाहेगा तो वो, अगर मान लीजिए उसने 5 साल के लिए भी अगर डिपॉज़िट किया था एफडी में, तो वो चाहे तो कल भी आके पैसे वापस माँग सकता है, ठीक है? वो उसके ऊपर है, राइट? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट में ये ऑप्शन नहीं होता है। जो पर्सन है सामने वाला, वो इन कैश नहीं कर सकता इसको, ठीक है? जब जितना टाइम पीरियड है उसका, वो उसी टाइम पीरियड में आपको पैसे वापस करेगा बैंक, ठीक है? तो उसको इनकैश करने की कोई एज़ सच उसको प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ भई, जब मन चाहे मुँह उठा के कोई आ जाएगा और उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टर को भी दिक्कत नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट में इन्वेस्ट करने से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसको कल पैसे चाहिए भी, मान लो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट है वो 15 दिन के लिए उसने मतलब उसका टाइम पीरियड था, ठीक है? बट उसको कल ही चाहिए पैसे, तो ऐसा जो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट जो है वो एक लिक्विड एसेट है, ठीक है? उसको मार्केट में वो सेल कर सकता है और उसको उसके पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पीरियड एंड नहीं होगा, बैंक को पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे और जो इन्वेस्टर है अगर उसको पैसे चाहिए भी, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट को बेच सकता है और उसको पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट इज़ बैंक एडवांसेस, यानी आप बैंक से भी ऑफ कोर्स एडवांस ले सकते हो फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड, जिसके कि एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म लोन अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं फॉर सम टाइम पीरियड, ठीक है? जिसमें कि होगा क्या, करंट अकाउंट में या तो आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे या फिर आपको कैश दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत आपने कोई छोटा अमाउंट माँगा होगा या आपको कैश में ही पैसा चाहिए होगा, तो आपने कैश में वो शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी आप शेयर्स वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हो इन द बैंक। इसके अलावा होगा क्या कि जो इंटरेस्ट है, अदर चार्जेज़ हैं, इनके अलावा और कोई भी आपकी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। से जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा, कोई और भी चार्जेज़ हैं फॉर द लोन डिसबर्समेंट, वो आपसे चार्ज किए जाएँगे। होगा क्या, जो रीपेमेंट होगी ऑफ दिस लोन, वो क्या करना है, या तो आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो आपको वापस करना पड़ेगा, जो भी आपको रीपेमेंट शेड्यूल दिया होगा उसके हिसाब से, ठीक है? जो भी रीपेमेंट शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आप पैसा रीपे करेंगे। नाउ देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि बैंक में जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? वो क्रेडिट साइड पे शो करता है ना, ठीक है? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना। डेबिट कब होता है? जब आपके अकाउंट में आप बैलेंस कम करते हो, यानी कि आपने मान लीजिए विथड्रॉ कर लिया, तब आपका बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा, राइट? बैंक क्रेडिट कब होता है? जब उसके अंदर आप पैसा डिपॉज़िट करते हो। तो क्रेडिट बैलेंस जो है आपके बैंक का, वो आपको ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी दे देते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपका जो क्रेडिट बैलेंस था वो 50,000 का था, आपको बैंक ने फैसिलिटी दी है ओवरड्राफ्ट की, यानी कि आप चाहें तो विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो अनदर 25,000, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप 75,000 भी बैंक से निकाल सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो 75,000 रुपीज़ की, भले ही आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ ही हैं। तो ये जो 25,000 एक्स्ट्रा आप निकाल रहे हो, दिस इज़ व्हाट ओवरड्राफ्ट, ठीक है? होता क्या है, आपके जो करंट अकाउंट है उसमें आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आपका जो भी क्रेडिट बैलेंस है उससे ऊपर भी अगर आप पैसा निकालना चाहें तो एक पर्टिकुलर लिमिट है, उस लिमिट तक आप पैसा ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं। होता क्या है, ओवरड्राफ्ट्स ऑफ कोर्स रीपेबल होते हैं डिमांड पे। जब आपको बोला जाएगा कि आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा, तब आपको वापस करना पड़ेगा। लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है, एनुअल रिन्यूअल्स होती रहती हैं लिमिट की। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका जो क्रेडिट बैलेंस था उसके हिसाब से आपको 25,000 की लिमिट दी गई थी ओवरड्राफ्ट की। हो सकता है 1 साल के बाद उसको 50,000 कर दिया जाए, 75,000 कर दिया जाए, यानी इवेंचुअली वो रिन्यू होती रहती है। इसके अलावा देयर इज़ द कन्वीनिएंट अरेंजमेंट फॉर द बोरोवर। उसको ऐसा कुछ करना नहीं है कि भई लोन सैंक्शन कराना है, भले ही शॉर्ट टर्म लोन ही हो या कोई सिक्योरिटी उसको देनी है, ऐसा कुछ नहीं है।
उसको एक फैसिलिटी मिली हुई है, अवेल करनी है, दैट्स इट। जब उसको पैसा उससे माँगा जाएगा, तब उसको वापस करना है। बस होगा क्या, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है? यानी डेली बेसिस पे ऑफ कोर्स इंटरेस्ट तो आपका लगेगा ही ना, आप जितने टाइम पीरियड के लिए ओवरड्राफ्ट कर रहे हो, ज़्यादा पैसे आपने विथड्रॉ किए हुए हैं, तो बेसिकली लोन ही है ना एक तरीके से। बस वो प्रोसेस नहीं था, है तो लोन ही, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, क्लीन ओवरड्राफ्ट भी एक चीज़ होती है। क्लीन ओवरड्राफ्ट क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली क्लीन एडवांसेस। सिर्फ़ उन लोगों को मिलते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई क्रेडिट रेटिंग है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड है। हमें देख के समझ में आ रहा है कि इसको अगर इतने पैसे दे भी दूँगा तो ये तो वापस कर ही देगा ना, इतनी इसकी टर्नओवर है, इतना ज़्यादा ये सेल कर रहे हैं हर महीने, तो मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएँगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बोलते हैं क्लीन ओवरड्राफ्ट। होता क्या है इसमें, जो हाई रेपुटेशन, इंटीग्रिटी वाले बंदे होते हैं ना, उनको ये लोन दिया जाता है। द बैंक हैज़ टू रिलाई अपॉन द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द बोरोवर्स, यानी कि बेसिकली उसको एज कुछ सिक्योरिटी के बदले में मिल नहीं रहा, ठीक है? कोई गुड्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिलेगा उसको। उसको सिर्फ रिलाई करना है उस बंदे की पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर कि हाँ, ये बंदा पैसे वापस कर देगा, ठीक है? जो भी ये क्लीन एडवांसेस वाले प्रपोजल्स आते हैं बैंक के पास कि आप हमें क्लीन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो, उनको बहुत ध्यान से ये चीज़ एंटरटेन करनी पड़ती है, क्योंकि एज सच कुछ बैकअप नहीं है उनके पास, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं है, कोई गुड्स नहीं है जिन्हें वो सेल करके पैसा रिकवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसी कोई फैसिलिटी एंटरटेन कर भी रहे हो, ऐसा कोई प्रपोजल एंटरटेन कर भी रहे हो फ्रॉम सम पर्सन, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है? इसके अलावा जो सारी टर्नओवर्स वगैरह होती हैं ना, जो टर्नओवर है कंपनी की या गुड्स कितने सेल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आप कंसिडर कर सकते। इसके अलावा अगर उस पर्सन ने और कोई लोन भी लिया हुआ है आपकी कंपनी से, उसका जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से आप देखो कि हाँ, वो बंदा टाइमली पे कर देता है। आप ये चीज़ भी कंसिडर कर सकते हो व्हाइल स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, जैसे लोन जब हम लेने जाते हैं, तो वो हमारे टेस्ट करते हैं कि भई ये कितनी क्रेडिट रेटिंग है, कितनी इसकी सैलरी है, किस हिसाब से ये पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है? कितना फाइनेंशियली साउंड है ये पर्सन। इंटीग्रिटी आपकी देखी जाएगी, राइट? तो इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं बेसिकली, कि चेकिंग करी जाएगी, ठीक है? आपका जो बैकग्राउंड है वो सारा कुछ चेक किया जाएगा। तो अगर उसने कोई और लोन ले रखा है आपके बैंक से, तो उसका भी रीपेमेंट शेड्यूल वगैरह, जो किस हिसाब से वो रीपेमेंट कर रहा है, कितना टाइमली रीपेमेंट वो कर रहा है, कितनी दिन तक ओवरड्यू रह जाती हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी आप कंसिडर कर सकते हो व्हाइल स्क्रीनिंग, कि आपको क्लीन ओवरड्राफ्ट इशू करना है टू दैट पर्सन या नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास कैश क्रेडिट। दिस इज़ बेसिकली अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ओनली, जिसमें कि आप कैश में क्रेडिट अवेल कर रहे हो फ्रॉम द बैंक, यानी आप कैश में पैसा ले रहे हो। आप सिक्योरिटी में दोगे क्या, गुड्स, ठीक है? गुड्स प्लेज करोगे और आपको लोन मिल जाएगा इन कैश, ठीक है? एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देन देर इज़ एडवांसेज अगेंस्ट गुड। डिफरेंस है दोनों में। कैश क्रेडिट में आपको पैसा कैश में मिलेगा, एडवांसेस में आप चाहे तो अपने अकाउंट में भी पैसा मंगा सकते हैं। गुड्स के अगेंस्ट में आप क्या करेंगे, एडवांसेस लेंगे फ्रॉम दी बैंक। एडवांस अगेंस्ट गुड्स ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दी टोटल बैंक क्रेडिट, क्योंकि होता क्या है, बिजनेसेस आते हैं लोन लेने के लिए। अब सिक्योरिटी में उनके पास गुड्स ही होते हैं जो सेल आप कर सकते हो मार्केट के अंदर, राइट? तो वो क्या करेंगे, बेसिकली गुड्स आपको दे देंगे एज अ सिक्योरिटी, आप उनको ट्रेड क्रेडिट अवेल करने का मौका दे सकते हैं। इसके अलावा एडवांस जो होते हैं इसके अगेंस्ट में सेव होते हैं, लिक्विड होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि होगा क्या, अगर वो पैसा नहीं भी दे रहा, गुड्स हैं आपके पास, ठीक है? बहुत लिक्विड एसेट है वो तो आप मार्केट में बेच दोगे, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा, रिकवर आप कर पाएंगे, ठीक है? ऑल्सो देर इज़ अ क्विक टर्न ओवर इन गुड्स एज दे आर इन कॉन्स्टेंट डिमांड। ऑफ कोर्स आप ये चीज़ तो चेक करोगे ही ना। अब ऐसे बिजनेस को लोन कैसे दे दोगे जिसके गुड्स बिक ही नहीं रहे होंगे? तो ये चीज़ आप चेक करोगे ना कि कितने डिमांड में है ये गुड्स, तभी आप उसको एज अ सिक्योरिटी कंसिडर करोगे, राइट? So, as a banker, generally accept them as a security. Furthermore, goods are charged to the bank either by the way of pledge or by the way of hypothecation, यानी कि security उन पे create charge आप create कर सकते हैं. The term goods includes all forms of movables which are offered to the bank as security, यानी कि agricultural commodities भी हो सकती हैं, कोई भी raw material है या partially finished good है, कुछ भी है आप वो pledge कर सकते हैं अगर आपको चाहिए क्या, एडवांस है अगेंस्ट दी गुड्स, ठीक है? कैश क्रेडिट में होता क्या है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भई जो गुड्स थे, मान लीजिए गुड्स वो दे के गया था आपको, सम मोबाइल फ़ोन और समथिंग, ठीक है? उसने वो गुड्स आपके पास एज़ अ सिक्योरिटी रखे थे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भई
जो ये गुड्स मुझे देके गया था, ये तो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, ठीक है? ये तो आगे मार्केट में बिकेंगे ही नहीं। या इस पर्सन ने जानबूझ के ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास जो है सिक्योरिटी में रखे, क्योंकि इसे पता है ये तो बेच ही नहीं सकते हम आगे, क्योंकि ये तो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। नया वर्ज़न लॉन्च हो गया, ठीक है? न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अब इस टेक्नोलॉजी के कोई फ़ोन्स नहीं खरीदने वाला। तो अगर ऐसे एडवर्स इम्पैक्ट आपको दिखेंगे ना, तो कैश क्रेडिट के केस में आप क्या कर सकते हो, उससे डिमांड कर सकते हो पैसा कि हाँ भाई, अब ये एडवर्स केस जो है वो मतलब एडवर्स सिनेरियोज क्रिएट होते जा रहे हैं, हम ये गुड्स आगे नहीं बेच पाएंगे, तो शायद देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पैसा रिकवर ना कर पाऊँ मैं। ठीक है, तो आप डिमांड भी कर सकते हो कि मेरा जो पैसा है भाई मुझे वापस कर दे, अभी कर दे। ठीक है, देन देयर इज़ बिल परचेज या डिस्काउंटेड। बिल परचेज और डिस्काउंटेड आपको बहुत अच्छे से पता होगा, होता क्या है। मान लीजिए किसी के पास बिल रिसीवेबल है, वो बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई ये रिसीवेबल है मुझे पैसे। बैंक क्या करेगा, इस बिल रिसीवेबल को खरीद लेगा, ठीक है, और आपको पैसा पे कर देगा। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनके पास ये बिल रिसीवेबल था फ्रॉम मिस्टर बी, कि मिस्टर बी ने बोला ये बिल रिसीवेबल में लिखा, एज अ प्रोमिसरी नोट ही काम करता है ना ये, तो इसमें लिखा होगा कि 50,000 रुपये मिस्टर ए को देंगे मिस्टर बी आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, मिस्टर ए को अभी चाहिए पैसे, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही हुआ ना ये, 3 महीने के में, 3 महीने में मिस्टर बी जब मिस्टर ए को पैसे देते अगर, तो वो बैंक को पे कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। पॉइंट क्या है, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए को अभी पैसे चाहिए, वो 3 महीने के लिए वेट नहीं कर सकते, तो वो बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे मेरे पास ये बिल रिसीवेबल है जिस पे कि लिखा है कि मिस्टर बी मुझे 50,000 रुपये देंगे 3 महीने के बाद, आप इसको खरीद लो और मुझे पैसे दे दो। तो बैंक क्या बोलेगी, ठीक है आप एक काम करो 45,000 रुपीज़ ले लो। ठीक है, ऑफकोर्स क्योंकि बैंक को पैसे कब मिलेंगे, 3 महीने के बाद। ठीक है, तो इंटरेस्ट वगैरह भी तो उसको चाहिए ना उन पैसे में, जो 45,000 है, जो 45,000 है क्यों दिए इसने, क्योंकि जो बचे हुए 5,000 हैं, उसमें कुछ तो इंटरेस्ट होगा, कुछ होंगे चार्जेस, जो कि बैंक को भी चाहिए। ठीक है, बैंक ऐसे ही थोड़ी ना बिल रिसीवेबल आपको मतलब आपका परचेज़ कर लेगा। ऐसे ही थोड़ी ना 3 महीने के लिए आपको उधार पे पैसे मिल मिल जाएँगे इस बिल रिसीवेबल के बदले। ठीक है, होगा क्या, मिस्टर बी ने बोला था कि मिस्टर ए को पैसे दिए जाएँगे 3 महीने के बाद, तो अगर आज ही मिस्टर ए को पैसे दे रहा है बैंक, तो कुछ तो चार्जेस, कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना वो, ठीक है? तो वो 5,000 रुपये उसने चार्ज कर लिए, 45,000 उसने मिस्टर ए को दे दिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फाइनेंस, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो ले सकते हो आप बैंक से बिल रिसीवेबल के बदले में। बिल डिस्काउंट कराना बोलते हैं इसको, वो आप करवा सकते हो फ्रॉम दी बैंक। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 12th क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है? स्टिल एक बार हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देन देयर इज़ फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बाय बैंक्स। एक बार खुद से पढ़ लेना, थोड़ा है डिफ़िकल्ट ये, ठीक है? समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आज ये सारा डिस्कस मैंने आपके साथ कर लिया, तो मेबी थोड़ा ओवरबर्डन हो जाएँगी चीज़ें। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है, वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन केस आपका कोई भी डाउट है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, 8700408933। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वो मैं क्लियर कर दूँगी। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी कनेक्ट करके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम तो आप वैसे भी जॉइन कर लेना फॉर दी फर्दर इन्फॉर्मेशंस। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट की वीडियो है वो रेगुलरली आएँगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो। ठीक है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स थे वो लास्ट मैंने आई गेस 4 ही वीडियोज़ डाली हैं। चैप्टर 1 की आई गेस 5 वीडियोज़ डाली हुई हैं। चैप्टर 1 मैंने ख़त्म करा दिया था, चैप्टर 2 में मैंने 2 ही पार्ट अपलोड किए थे। बट स्टूडेंट्स ने इतना रिक्वेस्ट किया है वीडियोज़ पे कि आगे के भी पार्ट आप डालो, इंटरमीडिएट का जो एफएम है उसको कंटिन्यू करो। तो मैंने इसीलिए अब रेगुलरली वीडियोज़ आएँगी इंटरमीडिएट के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आज की हमारी डिस्कशन अच्छी रही होगी। आगे की डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।